we'll have a complete discussion. See. Now everybody, please mute your mic as well as camera both. Oh, Afran Jahir, you are saying that you are missing my voice. You feel blessed to see me again. Thank you, Afran. It's your love and affection towards me. कुछ जूम वीडियो चल रही, इस एग्जाम की जूम वीडियो शुरू होने वाली, ये कोऑपरेटिव, ये जो जॉब निकला सिलेबस। रेडमी आप क्या कर रहे हैं? आप स्क्रीन पे क्यों कर रहे हैं? ये नहीं मैंने देखना है। प्लीज आप स्क्रीन पे से ये सब चीज हटाएं। ये देखना, व्हाट इज दिस? स्क्रीन पे से आप ये सब डिलीट करें। मैं कुछ टाइम दिखाना चाहता हूँ, ये है जो मनोवर। मैं सेशन कैसे स्टार्ट करूं जब आप लोग मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं? ये बार-बार स्क्रीन पे कौन लिख रहा है? Come on guys, you are mature enough. We are here for PSC. हम कोई बच्चे नहीं हैं। इरिटेट किए जा रहे हो सर को आप लोग। ये देखिए लगातार आप लिखे जा रहे हैं। प्लीज जिसने भी लिखा है प्लीज, मैं अपने तरफ से डिलीट नहीं कर सकता हूँ, जिसने लिखा वही डिलीट करेगा ना। Sir, actually, most of the students are new on this medium, sir. Please, Yes, sir, yes. announce one skill. Don't touch your gadgets. Only listen you, sir. That it is possible to run the session. Wait, just wait for another 2 minutes. I am just going to remove all this. I just have to cancel this. You people don't leave the meeting. Just wait for some time. Okay, sir. ठीक है। नाउ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि अब कोई भी स्क्रीन पे कुछ नहीं लिखना आप लोग, ठीक है? प्लीज आप लोग थोड़ी देर के लिए अपना माइक ऑफ कर लीजिए। हम लोग अब सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में आप लोगों को थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं। दोज हु नो मी, उनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। जो मुझे नहीं जानते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना नाम बता दूं। माय नेम इज अनुरोध अंकित। दिस इज माय नेम। आई एम अ सिविल सर्विसेज फैकल्टी एट दिल्ली। मैं दिल्ली में सिविल सर्विसेज का फैकल्टी हूँ। The subjects which I take here is economics, complete economics. आपके इंस्टीट्यूट में भी मैंने इकोनॉमिक्स जो होता है माइक्रो एंड मैक्रो कंप्लीट फुल पैकेज, देन पॉलिटी, प्लस सी सेट। एक्चुअली आई एम क्वाइट गुड एट मैथमेटिक्स, ये मैं आपको बता दूं, बिकॉज आई हैव क्लियर्ड the officer level examination for banks and that too in the nationalized bank, but I am in this field for the past 5 years, so I am pursuing this field. So ये मेरा एक फोर्टे है सी सेट का, जिसमें मैथ्स जो मैं आप लोगों को जिस तरीके से जो जिसको एप्टीट्यूड बोलते हैं, ये एप्टीट्यूड मैं आप लोगों को जिस तरीके से पढ़ाऊंगा ये बिल्कुल भी यस। प्लीज आप लोग थोड़ी देर के लिए माइक ऑफ कर लें, थोड़ी देर के लिए प्लीज।
जिनका भी ऑन है माइक, प्लीज थोड़ी देर के लिए माइक ऑफ कर ले। बहुत लोगों का माइक ऑन है, अगर मैं अभी माइक ऑफ करने जाऊंगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा। Sir, you please carry on. हाँ कैरी ऑन, यस आई नो, बट बैकग्राउंड में ना मेरे पास नॉइज आती है तो Yes, sir. दिक्कत होती Exactly. है। हमारे पास भी same हाँ here. तो बस ये दिक्कत होती है थोड़ा सा। एंड आई नो सर यूनिस सर से एक रिकॉर्ड प्लीज थोड़ी देर के लिए आप लोग माइक ऑन ऑफ कर ले प्लीज। थोड़ी देर आप मुझे बताने दें। आपका देखिए ये जो आपको जो एग्जाम आपके सामने जो आया है ना, ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ऐसा अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलता है और काफी प्यारा अपॉर्चुनिटी आपको अभी मिला है, ठीक है। तो प्लीज इस अपॉर्चुनिटी को ना आप अपने सक्सेस में कन्वर्ट करने का कोशिश करें। और ऐसा हो कि जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे फोकस कर रहे हैं ना, उन सबका सिलेक्शन हो। तो अपॉर्चुनिटी को कैसे सक्सेस में कन्वर्ट करते हैं, ये क्लास उसके लिए है। आज का जो क्लास है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम लोग कुछ पढ़ने नहीं जा रहे हैं, हम लोग स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे, हम लोग सिलेबस को देखेंगे, कैसे आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है, हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। आज हम लोग कुछ भी नया नहीं पढ़ने जा रहे हैं, बट सबसे बड़ा चीज क्या होता है ना, स्ट्रेटजी। लोग पढ़ाई तो बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं पढ़ाई, बट सिलेक्शन सबका क्यों नहीं होता है। ऐसा थोड़ी है कि जो 91 पोस्ट है तो सिर्फ 91 स्टूडेंट्स ही इस पोस्ट के लिए एलिजिबल डिजर्विंग होंगे, नहीं। देयर विल बी मोर डिजर्विंग स्टूडेंट्स फॉर दिस पोस्ट, but why only 94 will qualify this examination? Because they have adopted some smart way as well as smart strategy to get clear. So आपको बस थोड़ी देर के लिए मेरी बात को ध्यान से सुनना है। आपके पास ओपन डिस्कशन के लिए पूरा टाइम है। My voice is not audible. Am I not audible? Audible, sir. You are audible, sir. You are audible. No, I am getting some of the messages. Some students are complaining that sir, I am not getting the sound. Voice is not audible. So those who are having some issue with the sound quality, just refresh it or just rejoin the session. Okay. Let me continue with it. Okay. So I was explaining you about myself. My name is Anurod Ankit. I am a civil services faculty at Delhi. I do take classes for economics, for polity, for CSET, as well as for current affairs. This is my forte. These economics and polity, I teach the entire economics and polity for civil services. Again, somebody is here who is just writing on the screen. Look, my dear students, I have just started the session. Don't interrupt me in between. It is for you people. It's my humble request. Just what is the need of writing at the screen? Look, I have taken at least 60 classes at your institute, but I have never faced such type of difficulty during my entire session. This is the first time you people are disturbing me. Please don't disturb me. You don't know me. I am a very friendly teacher. If you will cooperate me, na, you will definitely get your selection. And I can bet on it. I can guarantee it. Even if I help the student out of the box, even if you will want something extra, I will provide you. So just please be associated with me. Just please maintain some of the decorum. Okay. मेहरबानी करके आप अपनी वॉइस जो है बंद कीजिए प्लीज। आप सुनने दीजिए सर का। Kindly mute your mic. Kindly mute your audio, please. Sir, please continue. These are the elements just to disrupt us, nothing else. देखिए अब जो भी ना माइक ऑन करेंगे तो Sir, please mute all the participants. देखिए मैं कितने टाइम म्यूट करते रहूं। Sir, you can mute all. देखिए जिनको अगर क्लास नहीं लेना है तो आप बहुत इजीली आप क्लास को आप लीव कर सकते हैं, सेशन को आप छोड़ के जा सकते हैं।
बट जिनको लेना है सीरियसली, जो सिलेक्शन चाहते हैं, प्लीज उनको क्लास करने दीजिए। And sir, alter Sir, can you use an alternate view to discuss these things like YouTube? Sir, if you record this lecture on your YouTube, then it will be helpful for us. Yes, see, I can record this lecture at the YouTube also, but what we and Eunice sir had decided that if there will be an interaction between you and me, then it will be quite fruitful for, to conduct this session. In YouTube, what I will do, I will just record it. There will be no discussion. Na? So actually, what I am trying to explain you, just let me go through with that syllabus. Just let me go through with the strategy. Then, if you face any difficulty, I will just ask you all to just unmute your mic and ask me that related query to this. You don't know me. Those who don't know me, I will like to tell you that even I teach for 15 minutes, if I just take a small topic for 15 minutes, then I will ask after every 15 minutes that does the entire student has got it or not. Even if a single student faces any difficulty, I just repeat the topic. So I just allow each and everyone to interact with me. So it's my humble request, first listen to me. Okay, thank you. Okay, sir. See, this I was explaining you about economics, polity, CSAT portion and current affairs. This four topic itself will play a very major role in your selection. Rest of the topic which is there in your syllabus is history, geography, political science, then what is there in your syllabus? Cooperatives, sir. Cooperative. Cooperatives. Yes. Now, how many of you know what is this cooperative society? How many of you are aware of this cooperative society? So what is cooperative society? देखिए cooperative society जो आपके पेपर में जो सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है वो क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम लोगों को क्या पढ़ना है? तो देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम लोगों को जो पढ़ना है ये किस चीज से रिलेटेड है? तो इसमें इसको तीन पार्ट में कोऑपरेटिव सोसाइटी को डिवाइड किया गया है। देखिए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगेन यू आर राइटिंग समथिंग ऑन दिस, ओ माय गॉड। देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ना इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक रिलेटेड टू इट हिस्ट्री, related to polity and the third related to geography. ठीक है, इस तीन पार्ट में आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी डिवाइडेड है। देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो ओरिजिन है ये ऑल आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है। देन कोऑपरेटिव सोसाइटी का हमारा जो सोसाइटी जो गवर्न हो रहा है ये किस बेसिस पे गवर्न हो रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी कहाँ मेंशन्ड है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कोऑपरेटिव सोसाइटी कहाँ मेंशन्ड है। तो ये आप देखेंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंशन्ड है। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत वाइड स्कोप है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। मैं एक छोटा सा एग्जांपल पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि एक ऐसा एग्जांपल बताइए कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो ऑल अक्रॉस द नेशन जो अभी गवर्न हो रहा है। बहुत प्यारा एग्जांपल है, दैट इज अमूल। ये अमूल क्या है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। व्हाट इज दिस? इट्स अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। और कोऑपरेटिव सोसाइटी का थर्ड ओरिजिन जो है ये आपका ज्योग्राफी में है। इसमें हम लोगों को हर वो रिवॉल्यूशन पढ़ना है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। जैसे व्हाइट रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन किस चीज से रिलेटेड था? मिल्क से। तो जितने भी तरीके का रिवॉल्यूशन हुआ है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ब्लैक रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन एंड ऑल, ये सब आपको इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में पढ़ना है। ठीक है, देन स्पेशली इस एग्जाम में इसके अलावा और क्या पढ़ना है? तो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड जितना भी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो बना है उन सब। अब जब आप बोलेंगे कि सर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट का क्या मतलब है,
एक्ट कब बनता है? तो देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन मेंशन्ड है। जो डीपीएसपी होता है, डीपीएसपी में क्या मेंशन्ड है कि जब स्टेट किसी भी तरीके का वेलफेयर, लोगों के वेलफेयर के लिए अगर किसी भी तरीके का लॉ बनाता है तो वो लॉ बाद में क्या बनता है? एक्ट। एक्ट कहलाता है ना। जब कोई बिल पास होता है, बिल को जब प्रेसिडेंशियल असेंट मिलता है तो उसके बाद दैट कन्वर्ट्स इनटू एन एक्ट। तो यहाँ से एक्ट बनता है। तो डीपीएसपी क्या बोलता है कि जैसे जो लॉ बनाता है, लॉ मेकिंग पावर किसके पास होता है? लॉ कौन बनाता है? इट इज द पार्लियामेंट हु मेक्स द लॉ और इट इज द स्टेट लेजिस्लेचर हु मेक्स द लॉ। तो डीपीएसपी में ये प्रोविजन मेंशन्ड है कि जब पार्लियामेंट किसी भी तरीके का लॉ बनाता है या स्टेट लेजिस्लेचर किसी भी तरीके का लॉ बनाता है तो ये लॉ किस बेसिस पे बनता है? तो यहाँ पे वेलफेयर से रिलेटेड बहुत सारा प्रोविजंस मेंशन्ड है कि ये सब एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहने के लिए ये इस तरीके का प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से मेंशन्ड है। तो कोई भी लॉ बनता है ना तो उस लॉ को इस चीज से मिक्स करके बनाया जाता है। तो यहाँ पे डीपीएसपी में आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज का बहुत सारा पार्ट मेंशन्ड है। तो उस पार्ट पे बहुत सारा एक्ट बनता है। तो जो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बना है आपको वो सब कुछ कवर करना है इस एग्जाम के लिए। ठीक है, ये आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी का रियल पार्ट है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को 3 पार्ट में इस स्पेशली जो आपका जो सिलेबस है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। रिलेटेड टू इट्स हिस्ट्री, रिलेटेड टू इट्स पॉलिटी एंड रिलेटेड टू इट्स ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में मैंने आपको बताया किस तरीके से पढ़ना है, वैसे ही आपको पॉलिटी से रिलेटेड कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ना है एंड द हिस्ट्री ऑफ इट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो भी इसका ओरिजिन है, जो भी इसका इंपॉर्टेंस है कोऑपरेटिव मूवमेंट का, जो कहाँ से आया है, ये विदेशों से आया है, जो लंदन में किस तरीके से इसका जो आगे बढ़ता चला गया, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, फिर जो मैंने आपको बोला कि रिलेटेड टू ज्योग्राफी, ये जो व्हाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये सब क्या है? अब जैसे आप मेरे से पूछेंगे कि सर ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन से बहुत कुछ रिलेटेड आप देखेंगे कि आपके सिलेबस में नाबार्ड का चर्चा है। ठीक है, आप देखेंगे कि यू विल फाइंड दैट द नाबार्ड इज मेंशन्ड इन योर सिलेबस। सिमिलरली यू विल फाइंड आरबीआई इज मेंशन्ड इन योर सिलेबस। देयर आर these are what? So these are the regulatory body. NABARD is the regulatory body with respect to agriculture, same with respect to monetary policy and all. RBI is the regulatory body. So these are the regulatory body which are mentioned in your syllabus. Why it is given under the cooperative societies? You will, when you will just go through your syllabus, so there is a mention about role of National Bank for Agricultural and Rural Development, that is NABARD. Why it is mentioned there? Because why, can anyone tell me ki why when green revolution came, when green revolution came, green revolution कब आया था? Green revolution is what? Green revolution is all related to agriculture. ठीक है, वंडरफुल, यू पीपल आर गोइंग गुड। जस्ट आप लोगों को आंसर कैसे देना है, तो आप लोगों को चैट कॉलम में आंसर देना है। 1960. Sir, I have an request that I don't know anything about this subject because my subject was medical, so I give me some advice that I have to do so and I can crack the exam. Yes, Umar, Okay, sir. I am just advising to you all. See, green revolution and mass banking. So at that time, the banks were nationalized. Why the banks were nationalized? Because at the time of green revolution, the farmers were just not getting adequate loans to for these high yielding varieties of seeds and all. So these all topics are interrelated. Then after some time NABARD was established. So anything related to these agricultures and all, so there is NABARD which helps the farmers related to everything. In fact, when you will go to have some loans related to agriculture part, if you have a great if you have some hectares of land and you want that land to be used for some agricultural activities. So if you are going to NABARD, they will not only give you the loans related to this, they will also help you how to grow more and more crops, how to achieve the more productivity for that particular field. So everything is interrelated with respect to banks were nationalized. The first banks were nationalized first phase, that is 1969, not 1967. And the second phase 1980. Yes, hybridization of crops was the main focus of green revolution. Wonderful, Khalid. So you people are going good. See,
तो आप जब देख रहे हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज में आपका जो सिलेबस मेंशन्ड है उसमें आपको नाबार्ड का भी के बारे में भी आपको पढ़ना है, आरबीआई के बारे में भी पढ़ना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्यों ये सब दे रखा है? ये सब इसलिए दे रखा है क्योंकि जितना भी रिवॉल्यूशंस हुआ ना, वो सब रिवॉल्यूशंस कहीं न कहीं इन सब रेगुलेटरी बॉडी से अटैच किया गया है। पहले जो नाबार्ड था ना, ये आरबीआई का एक पार्ट था, बाद में इसको अलग किया गया। इसका अभी भी कुछ स्टेक है। तो क्यों ये सब को अलग किया गया था? क्योंकि डाइवर्सिटी, जो हमारा जो पूरा कंट्री है, ये एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, ठीक है? तो यहाँ पे इस डाइवर्सिटी में डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए था। Yes, over planning less. Okay, I got your point, सरताज अहमद। ओके, सो देखिए यहाँ पे क्या चाहिए था, तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए था। और जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है ना, इसी कारण से कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मेन जो फोकस है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बिल्ड करने का, वो यही है। तो आपको जो भी आपके एग्जाम्स के लिए पढ़ना है, वो इससे रिलेटेड इसका हिस्ट्री पढ़ना है, इससे रिलेटेड इससे पॉलिटी, इससे रिलेटेड कोई भी प्रोविजंस है वो पढ़ना है। और तीसरा क्या आपको पढ़ना है, तो इससे रिलेटेड किसी भी तरीके का ज्योग्राफी रिलेटेड पार्ट है वो आपको पढ़ना है। इस 3 पार्ट को आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए कवर करना है। अब उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपका यहाँ पे आरबीआई का प्रॉपर रोल कवर कराया जाएगा, यहाँ पे नाबार्ड का प्रॉपर रोल कवर कराया जाएगा, देन एनसीडीसी का आपको प्रॉपर रोल कवर कराया जाएगा। एनसीडीसी क्या है? नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनसीडीसी। तो ये सब चीज आपको यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी में कवर कराया जाएगा। देन जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एक्ट होगा वो आपको कवर कराया जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में आपको बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज में नहीं पढ़ना है। अब हम लोग चलते हैं जो इकोनॉमिक्स में आपको कवर करना है, देन आपको जो पॉलिटी में कवर करना है, देन आपको जो सीसैट में कवर करना है, एंड आपको जो करंट अफेयर्स में कवर करना है। ठीक है, पहले हम लोग इस चीज पर डिस्कशन करते हैं, फिर हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी देखेंगे, और कुछ पोर्शन जो है जो आज मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, तो कल की क्लास में फिर नेक्स्ट टीचर आएंगे वो आपको कवर करेंगे। जो पोर्शन मुझे कवर कराना है, सबसे पहले हम लोग उस चीज पर प्रॉपर डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इकोनॉमिक्स, सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक्स देखते हैं। देखिए सबसे पहले चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आपका जो पेपर है, जो जेके पीएससी का पेपर है, पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई भी पेपर होता है ना, तो स्टेट लेवल का एक अच्छा एग्जाम होता है। जो पीएससी जो कंडक्ट कराती है पब्लिक सर्विस कमीशन, तो स्टेट लेवल का काफी अच्छा एग्जाम होता है। और ये जो जॉब है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसमें जो आपका लेवल होगा ना, ये लेवल जो कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का लेवल होगा ना, इससे जस्ट 1 या 2 स्टेप नीचे का लेवल होगा। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो वहां तक टच कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी मैं पढ़ाऊंगा इससे रिलेटेड, वो सब कुछ हम लोग यहाँ तक कवर करेंगे, केएस तक कवर करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ भी। क्योंकि अगर हमारा जो एम है वो 10th माइल है, तो हमें हमेशा फोकस करना चाहिए 15th माइल के लिए। इफ यू विल फॉल एटलीस्ट ऑन 12th माइल, तो अभी भी आप 2 स्टेप आगे हैं। तो हमें, अगर जेके पीएससी का जो अभी हम लोग कवर कर रहे हैं, तो ये हम लोग पूरा का पूरा केएस वाला चीज कवर करेंगे। जो आप लोगों के सिलेबस में कुछ भी अनटच्ड नहीं रहना चाहिए। दूसरा, मैं आपको पहले इकोनॉमिक्स या पॉलिटी कवर करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या होगा और आपका पढ़ने का तरीका क्या होगा। देखिए, किसी भी टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, लेट से हम लोग पॉलिटी में अगर फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं, ठीक है, तो फंडामेंटल राइट पढ़ने के बाद फंडामेंटल राइट से रिलेटेड किसी भी स्टेट लेवल में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन दिया गया होगा, वो सारा क्वेश्चन क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा, एक एक क्वेश्चन। फिर हम लोग डीपीएसपी पढ़ेंगे। डीपीएसपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपका किसी भी स्टेट सर्विसेज एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन होगा, वो सारा कवर किया जाएगा, ताकि जब आप एग्जाम में अपीयर होने जाएं, आप जब एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने जाएं, तो आपको ऐसा लगे कि आप घर में बैठ के मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं। जिस तरीके से आप मॉक देते हैं ना, उस तरीके से आपको लगे आपके घर में, क्योंकि आपके लिए क्वेश्चंस न्यू नहीं होने चाहिए। देखिए 91 सीट्स है, ठीक है, सीट्स बहुत कम है, कंपटीशन बहुत हाई है। कंपटीशन हाई है, सीट कम है, तो अगर आपके पास कंफ्यूजन क्रिएट रहेगा एग्जाम के टाइम पे भी कि देयर शुड बी द आंसर बी होगा या सी होगा, आंसर ए होगा या डी होगा, तो आप लोग कंफ्यूज होने का क्या मतलब होता है? 50-50% प्रोबेबिलिटी है, बट हमें अपने सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 90% करना है।
तो हमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए। इसलिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होगा, जो आपके पेपर में आएगा, वो ऐसा होगा कि उस नेचर का क्वेश्चन या तो हम लोग डिस्कस कर चुके होंगे या हूबहू वैसे क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके होंगे। अब देखिए, हर स्टेट्स का, किसी भी स्टेट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, आई एम टेकिंग द क्लासेस फॉर द पास्ट 5 years। इसके पहले मैंने इस सब चीज पर बहुत सारा रिसर्च किया है। अगर एक क्वेश्चन, अगेन कोई लिख रहा है स्क्रीन पे, सुन लीजिए थोड़ी देर के बारे में। व्हाट टू स्टडी इन पॉलिटी विथ रेफरेंस टू जम्मू। मैं सब कुछ बता रहा हूँ, प्लीज हैव सम पेशेंस, रेडमी, प्लीज हैव सम पेशेंस। देखिए क्या होता है कि अगर एक क्वेश्चन फंडामेंटल राइट का किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछे जाते हैं ना, तो इस क्वेश्चन का रिपीटेशन आप दूसरे स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स में आप देखेंगे। एक क्वेश्चन को, एक जो बुक आती है जिसका नाम होता है घटना चक्र, घटना चक्र, इसमें पता है क्या होता है, इसमें पास्ट ईयर्स का उस टॉपिक वाइज हर स्टेट्स में जो पब्लिक सर्विसेज कमीशन का जो एग्जाम होता है, हर स्टेट का जो क्वेश्चंस होता है, एक पर्टिकुलर टॉपिक का पूरे क्वेश्चंस को एक जगह दिया रहता है। अगर आप उस घटना चक्र को आप एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन जो है, कभी ये बिहार में पूछा गया, ये यूपी में पूछा गया, ये जम्मू में पूछा गया, यही एमपी में पूछा गया, इसी क्वेश्चंस को वो रिपीट करते रहते हैं। और क्वेश्चंस कभी चेंज भी होता है तो बहुत मिनिमल चेंज होता है। अगर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है तो वो पैटर्न बहुत लंबे टाइम तक वो सारा पैटर्न चलते रहता है। ठीक है, तो हम लोगों का पढ़ने का सबसे पहला तरीका होगा कि किसी भी सब टॉपिक को हम लोग खत्म करेंगे, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा, इवन दो कि अगर उस पूरे क्लास में अगर हम लोगों को 1 घंटा पूरा का पूरा अगर क्वेश्चन ही डिस्कस करना रह जाए, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। जो कि मैंने आपके जो पुराने वाले बैच में, जो मैंने आपके यहाँ भी आपके इंस्टीट्यूट में जो क्लास लिया था, मैंने उसमें भी वैसे ही कराया था कि मैं किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के बाद उससे रिलेटेड कम से कम 10-15 क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ। ताकि उससे होता क्या है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका उसी टाइम पे जो भी डाउट है वो सारा डाउट क्लियर हो जाए। इफ यू आर सीरियस, अगर आप सीरियसली क्लास को ले रहे हैं, तो जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, टॉपिक के बाद जब हम लोग क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, उस क्वेश्चंस के डिस्कशन में आप सीरियसली उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। अगर एक टॉपिक पे अगर मैं आपको 15 क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो 15 क्वेश्चंस जरूरी बहुत अच्छे नेचर का होगा, तभी तो मैं करा रहा हूँ। अगर इजी क्वेश्चंस होगा तो मैं आपको सीधा बोल दूंगा कि ये सब आप लोग अपने से देख लेना। आपको बहुत सारा टेस्ट पेपर प्रोवाइड किया जाएगा, बहुत सारा टेस्ट सीरीज होगा, रेगुलर आपका टेस्ट सीरीज चलता रहेगा, तो उसमें भी आपको बहुत तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन जो क्लास में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो काफी इंपॉर्टेंट नेचर के क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे कंफ्यूजन बहुत होता है। उसी तरीके का क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। अगर इस पूरे क्वेश्चंस को आप प्रॉपरली अटेम्प्ट करते हैं, गलत होने पे लॉजिक के साथ अगर मैं आपको क्लास में उन सब चीज को क्लियर करता हूँ, तो पता है वो क्वेश्चन आप फिर लाइफ में कभी गलत नहीं करते हैं। और वैसे क्वेश्चंस आपको प्रॉपरली याद हो जाता है कि हमें करना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज मैंने आपको बताया। ओके, ठीक है, तो सबसे पहला चीज मैंने आपको बताया कि मैं किस तरीके से आप लोगों को कवर कराऊंगा। ठीक है, ये मेरा पढ़ाने का तरीका है। क्या तरीका है, किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करें, उस टॉपिक को स्टार्ट करने के बाद उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे क्वेश्चंस को क्लास में ही डिस्कस। आपके लिए कोई अच्छा दूसरा चीज, आप लोग मेरे से पूछेंगे टाइम टू टाइम कि सर बुक्स, मुझे पता है। देखिए, स्टार्टिंग में जब आपके इंस्टीट्यूट में मैंने स्टार्ट किया था, तो बहुत ऐसे स्टूडेंट्स थे जो मेरे से पूछते थे। 10 दिन तक उन्होंने पूछा कि सर कोई बुक्स बताइए, कोई बुक्स बताइए। मैंने उन्हें ये बोला कि आप कुछ दिन वेट कर लीजिए, कुछ दिन बाद मैं बुक्स बताऊंगा। पता है आज का डेट है कि किसी ने कभी उस बुक्स का चर्चा ही नहीं किया। आज तक मेरे से किसी ने नहीं पूछा कि सर आप बुक्स बताइए। मैं जो भी पढ़ाऊंगा उसका कंप्लीट नोट्स दूंगा। आप बुक्स जो परचेज करेंगे, वो बुक्स होगा 1000 पेजेस का, 400 पेजेस का, 500 पेजेस का। क्यों अपने दिमाग पे इतना प्रेशर लेना, और उसमें भी आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, कितने को कवर करना है, कितने को रिवाइज करना है। मेरा जो नोट्स होगा वो बिल्कुल कॉन्साइज नोट्स होगा। General knowledge about current affairs, first portion, sir, please suggest whether we have to study current affairs only or else something else. No, you have to study current affairs. What you have to study, I will just explain you how I will teach you and how you have to cover the current affairs. Just wait for some time. Okay, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं बुक्स के बारे में। आप लोग मेरे से पूछेंगे जरूर कि सर बुक्स बताइए। ठीक है, हाँ, डेमो नोट्स में भी आपको दिखाता हूँ, सब कुछ दिखाता हूँ, थोड़ी देर आप वेट करिए ना। देखिए,
ठीक है, बुक्स के बारे में आपको बता दूं, किसी भी तरीके का कुछ भी होगा ना, उसका प्रॉपर नोट्स आपको उसी टाइम पे दिया जाएगा। जब जब आपका क्लास एंड होगा, तो क्लास में जैसे अगर मैंने फंडामेंटल राइट स्टार्ट किया, ठीक है, अगर मैंने डीपीएसपी स्टार्ट किया, तो डीपीएसपी आज स्टार्ट होगा, तो आज के डेट ही आपको सारा नोट्स मिल जाएगा, कंप्लीट नोट्स ऑफ डीपीएसपी। अगर ये डीपीएसपी 2 दिन चलता है, 3 दिन चलता है, इससे मतलब नहीं है। क्लास स्टार्ट होने से जस्ट पहले या क्लास एंड होने से जस्ट बाद आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। इस नोट्स के अलावा आपको किसी भी बुक को रेफर नहीं करना है, किसी भी एक्स्ट्रा नोट्स को रेफर नहीं करना है। जो कवर्ड होगा सब कुछ 100% यही क्लास में कवर होगा। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि आप 10 जगह से अपना सोर्स इकट्ठा कर रहे हैं, यहाँ से पढ़ रहे हैं, वहां से पढ़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी बात, अभी आपका क्लास ना, ये जूम पे 40 मिनट्स का ही मैक्सिमम लिमिट होता है, तो आप लोग सेम लिंक पे फिर से रिज्वाइन कर लीजिए। अभी क्लास एंड नहीं हुआ, अभी क्लास थोड़ा सा लंबा चलेगा। सेम लिंक पे आप लोग फटाफट रिज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। मैं अभी क्लास को एंड कर रहा हूँ, क्योंकि क्लास जस्ट ऑटोमेटिकली 1 मिनट्स में ओवर हो जाएगा। सेम लिंक पे आप लोग रिज्वाइन करें, ठीक है।